हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास ही है। दूसरों के पास तो हमारे लिए सिर्फ सुझाव होते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें। निश्चित ही आप अपनी समस्याओं को तो हल करेंगे ही, बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने कसी कमर। 18 महत्वपूर्ण विधेयकों को किया सूचीबद्ध। शनिवार को भी बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज व्यस्त कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बात। महिला किसान ड्रोन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। रोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र करेंगे प्रदान और COP28 में शामिल होने के लिए जाएंगे दुबई। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ किया ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से एक नया अध्याय जुड़ा। देश के 81 करोड़ गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से और 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। और केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के नए चरण का किया ऐलान। दूसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम के आयोजन का जिम्मा IIT मद्रास और BHU को सौंपा गया। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए 2 और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा की ताकत 160 से बढ़ाकर 114 करने का प्रावधान है। इन विधेयकों के अलावा सरकार ने सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को सूचीबद्ध किया है। 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने शनिवार 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रोजगार मेले की। आज 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस अवसर पर नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। रोजगार मेला देश में रोजगार के अवसर सृजित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। नवनियुक्त युवाओं को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। इसमें 800 से ज्यादा ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पहले आज सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वे प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा
ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एम्स देवघर में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। दोनों पहल इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के किए गए वादों की पूर्ति का प्रतीक हैं। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई रवाना होंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री 1 दिसंबर यानी आज से 1 दिसंबर को दुबई में रहेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर जो कुछ भी कहा वो करके दिखाया है। जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं सहित हर कोई इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण जानने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत में दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है, जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की पहल शुरू कर दी है। भारतीय राजदूत ने कहा कि COP28 शिखर सम्मेलन को भारत अहम मानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना ये दिखाता है कि ये आयोजन कितना बड़ा है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के विजन के तहत भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा कर रही हैं। वो आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी आज रखने जा रही हैं। The contingent of Panther Squadron, led by Squadron Cadet Captain Devdutt Mullapalli. Squadron Cadet Captain Pavan Patil, leading the contingent of Alpha Squadron. And ladies and gentlemen, you're witnessing a historic moment as female cadets march past, saluting the President, led by Divisional Cadet Captain. आप देख रहे थे महाराष्ट्र के खड़कवासला से सीधा प्रसारण, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा कर रही थी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कल के कार्यक्रम की। कल यानी 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति केरल के तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे। वो राज्य की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 119 सीटों वाली विधानसभा चुनावों में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता 2290 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। आयोग ने 35,655 मतदान केंद्रों पर 1,85,000 से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात किए हैं, जबकि 22,000 माइक्रो पर्यवेक्षक पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किए गए हैं। इसके तहत राज्य से कुल 45,000 कर्मी, दूसरे विभागों से 3,000 कर्मी, तेलंगाना राज्य विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से 23,500 होमगार्ड भी ड्यूटी पर रह रहे हैं। माओवाद प्रभावित जिलों के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे ही समाप्त हो जाएगा। मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ बुधवार को नई दिल्ली में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से एक नया अध्याय जुड़ गया है। गृह मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच युद्ध की स्थिति का अंत होगा, बल्कि समुदाय की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का भी समाधान होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि UNLF के मुख्य धारा में शामिल होने से अन्य सशस्त्र गुटों को भी शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि सहमति के मुद्दों पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विकास एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से ये योजना विश्व की सबसे बड़ी समाज कल्याण योजनाओं में शामिल हो जाएगी। इसका उद्देश्य और 5 वर्ष तक 11,80,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और विकल्प आधारित ये प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत कृषि कार्यों के लिए 2023-24 से 2025-26 तक 15,000 चयनित स्वयं सहायता समूहों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। खान मंत्रालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किश्त की नीलामी की शुरुआत की। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महत्वपूर्ण खनिजों की इस पहली नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज नीलामी की शुरुआत में 2 लिथियम ब्लॉक की पेशकश की गई है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद वे आयात में कटौती करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि लिथियम वास्तव में भविष्य का खनिज है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हो रहा है। इन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉक नीलाम किए जा रहे हैं। इनकी कीमत 45,000 करोड़ है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तनों को भी सहायता मिलेगी। It fills our heart with the immense pride that the message of one earth, one family, one future has resonated strongly with all the participating nations. Under the Prime Minister Shri Narendra Modi, India has not only presided over the successful summit, but also championed the voice of the global South. I am proud that India has called for strengthening the G20 cooperation amid the
ongoing geopolitical events unfolding before our eyes. Together, we have the power to give direction to new world that is shaping up quickly, aided by new technologies such as artificial intelligence, quantum computing and critical minerals, ushering the new era of scientific technological progress. केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के नए चरण का ऐलान कर दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण संगमम के आयोजन का जिम्मा IIT मद्रास और BHU को सौंपा गया है। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में पंजीकरण के लिए IIT मद्रास ने एक पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है और तमिलनाडु और पुदुचेरी के लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस अद्भुत संगमम का अनुभव लेने के लिए करीब 1400 लोग वाराणसी की यात्रा करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक जुड़ाव को जीवंत रखना है। इस आयोजन के जरिए डोमेन विशिष्ट ज्ञान का आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई है, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। लद्दाख के अति दुर्गम इचू गांव के रहवासी पानी लेकर घर पहुंचने पर पहले तो इस बात पर खुश होते थे कि जान बच गई। जी हाँ, इचू में पानी जान हथेली पर रखकर जुटाया जाता था। लेकिन आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन ने जिंदगी आसान कर दी है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इंसानी जिंदगी का दारोमदार हवा के अलावा पानी पर ही होता है, जबकि पानी खुदा की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। ये नियामत कुछ लोगों को आसानी से मिल सकती है, अलबत्ता कुछ की नसीब में लाख जतन और तकलीफों के बाद ही ये नियामत मिल जाती है। संगलाख पहाड़ों के दरमियान बसा यूटी लद्दाख के जिले करगिल का इचू गांव सदर मुकाम से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जो फकत कुनबों पर मुश्तमिल है।
अगर कहा जाए कि उत्तर भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है तो मुबालिगा नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में ये गांव वाले पास की नदी से पानी लाया करते थे, जहां बर्फानी तोदे गिरने का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। जब पानी भर के सलामत घर पहुंचते तो लोगों को दो खुशियां मिलती थी, एक जिंदा बच निकलने की खुशी और दूसरी खुशी पानी को घर तक पहुंचाने की, क्योंकि गांव वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर ही पानी नसीब होता था। लेकिन अब गांव वालों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। देश की प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को दिल्ली के लाल किले से ऐलान किया था कि 2024 तक देश भर में हर घर नल से जल मुहैया की जाएगी। कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस वादे को लद्दाख इंतजामिया और जल जीवन मिशन ने मिलकर 2022 में ही ईचू गांव के लिए पूरा किया है। जिले इंतजामिया और महकमा पीची ने इन सख्त पथरीली रास्तों से पाइप और दीगर साजो सामान गांव में पहुंचाया है और पाइप बिछाकर ईचू गांव के लिए हर घर नल से जल फराहम किया है। टूरिस्ट आता है उनके लिए भी बेटर, नहीं तो पहले उनको भी ऐसा दूर जाना पड़ता था पानी के पास। देखो सर, सबसे पहले जब से जीजेम के काम नहीं थे तब से हमारे यहाँ पर कोई वाटर फैसिलिटीज़ नहीं थे सर, स्कूल को भी नहीं थे और गाँव को भी नहीं थे। ये जीजेम हमारे लिए अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल है सर। ईचू गांव के लोग जेजेएम के कामयाबी पर जेजेएम लद्दाख को सलाम कर रहे हैं। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। आप चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं महाराष्ट्र के खड़कवासला में हो रहे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इन कैडेटों ने न केवल अपने स्क्वाड्रन का नाम गौरवान्वित किया है, बल्कि अपने माता पिता का शीश भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। जूलियट स्क्वाड्रन के कैडेटों के लिए भी ये अत्यंत हर्ष व उल्लास का समय है कि उन्होंने पढ़ाई, शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद व क्वायट जैसी गतिविधियों में अपनी महारत साबित कर चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रतिष्ठित ध्वज को प्राप्त किया है। चैंपियन स्क्वाड्रन होने के कारण जूलियट स्क्वाड्रन के कैडेट अब दाहिने कंधे पर लैनेट लगाने के साथ साथ अपने स्क्वाड्रन भवन के आगे 2 समारोहिक तोपें भी रख सकते हैं। साथ ही वे अपने स्क्वाड्रन भवन पर चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रतिष्ठित ध्वज को फहरा भी सकते हैं। The reviewing officer is requested to kindly address the parade. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, नेशनल डिफेंस के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय काचर जी, अधिकारी और कर्मचारीगण, कैडेट्स के माता पिता और अभिभावक, अतिथिगण, परेड में उपस्थित सभी कैडेट्स,
देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स के पासिंग आउट समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज इन युवा कैडेट्स को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। कैडेट्स का उत्कृष्ट और अनुशासित ड्रिल बहुत ही सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला है। मैं आज पास आउट हो रहे सभी कैडेट्स को उनकी शानदार परेड्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पदक प्राप्त करने वाले तीनों कैडेट्स और चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ जिनके अथक परिश्रम ने कैडेट्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं कैडेट्स के माता पिता को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भारत माता के महान सपूत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है। इस नामकरण के मूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी की आदर्शवादी सोच है जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए एनडीए के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज भी बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सभी महिला कैडेट्स को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आज पास आउट होने वाले सभी फॉरेन कैडेट्स को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आशा है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अच्छे मित्र भी बनाए होंगे और आप भारत खासकर एनडीए में बिताए ये दिन हमेशा याद रहेंगे। प्रिय कैडेट्स, इस क्रेडल ऑफ लीडरशिप ने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया है जो राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस एकेडमी का देश के सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष स्थान है और ये सशस्त्र बलों तथा देश के लिए एक सुदृढ़ स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस एकेडमी से पास आउट होने वाले सभी अधिकारी देश की अथक सेवा में समर्थ है। एनडीए से प्राप्त किए गए प्रशिक्षण और जीवन मूल्य आपको जीवन में आगे बढ़ने में सदैव मदद करते हैं। आप सब हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हैं। यही कारण है कि एनडीए के पूर्व छात्र सर्वोच्च पदों पर कार्यरत है। ये अपना कर्तव्य उत्तम रूप से निभा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि में के लिए उसकी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानते हैं, परंतु हमारी सेनाएं देश की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाने वाली किसी भी बाहरी या भीतरी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तत्पर है। प्रिय कैडेट्स, आप देश के वीर सेनानी हैं। आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए
नई टेक्निकों को सीखकर उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको आपके सीनियर्स के अदम्य साहस और बलिदान को याद रखते हुए देश की सेवा में अग्रसर रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साहस और शौर्य के साथ सशस्त्र सेवाओं के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए हर बाधा का डटकर सामना करेंगे। अंत में सभी कैडेट्स, विशेषकर पदक विजेताओं को मैं फिर से बधाई देती हूँ। आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। आपके हौसलों को नित नई उड़ान मिले तथा आप देश के गौरव को और अधिक बढ़ाएं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। यही मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और पीछे कर। देवियों और सज्जनों, निशान टू निशान को परेड प्रांगण से बाहर ले जा रही है। आपसे अनुरोध है कि निशान को सम्मान प्रदान करने हेतु कृपया खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है वह अकादमी कैडेट कप्तान की कमांड पर सल्यूट करें। President's Color Award is one of the highest honor that is bestowed upon any military unit. It is also known as Rashtrapati Ka Nishan in Hindi. A special flag known as the Nishan is given to the unit as part of the award. The President's Color Award is a prestigious honor awarded by the President, the Supreme Commander of the Armed Forces of India, to the Armed Forces unit that has rendered exceptional service to the nation. While the practice of carrying colors into battle has stopped, the tradition of receiving, holding and parading the color continues even today in the Indian Armed Forces. Behold, ladies and gentlemen, please look ahead. You can see 3 Su-30 aircraft approaching the quarterdeck.
अब कैडेट परेड की समाप्ति के लिए अपना अपना स्थान ले रहे हैं। दीक्षांत समारोह का गौरव व गरिमा से पूर्ण अवसर कैडेटों के 3 वर्षों के कठिन परिश्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। The cadets are now forming up in preparation for the culmination of the parade. The cadets of the passing out course will proceed towards the Antim Pag at the quarterdeck. The Antim Pag is marked at the quarterdeck, which symbolizes the passing out of cadets of the 145th course. Later, when the band will play the lilting tune of All Lang Syne, which will take most of you down the memory lane, the junior cadets will go back to the quartermaster's fort away from you, and the cadets of the passing out course will march towards the quarterdeck. The parade will culminate with cadets of the passing out course and the junior courses forming up and marching slow. Crossing the threshold of the quarterdeck enables them to join the galaxy of National Defense Academy alumni. This is a day of mixed sentiments. The joy of success and sorrow of separation stand as a testimony to the firm concepts of discipline and determination, which molds them as young leaders. The passing out parade is a moment of retrospection to see how discipline has shaped our young cadets. Discipline has always been the bedrock of training at the National Defense Academy. अंतिम पग से गुजरेगा दाहिने बाएं को दाहिने बाएं से धीरे चल Should all acquaintance be forgotten and never brought to mind? Should all acquaintance be forgotten and days of all lang syne? These lines are a fitting tribute to the days gone by of lifelong friendship and unbreakable bonds between the cadets of the tri-services established at the National Defense Academy during their years of training. The cadets pass out of National Defense Academy for the second lap of their journey in different academies, but with a deep sense of connection between them, developed at their alma mater. The junior cadets are now marching back towards the quartermaster's fort, while the cadets of the 145th course march towards the quarterdeck. They will step on the quarterdeck, salute the national flag, and bid farewell to the academy, their home for the past 3 years. Ladies and gentlemen, now you're going to witness the flypast by 3 ALH Dhruv in Rudra formation.
जब आती है कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। शूलों को मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। आज 145 कोर्स के कैडेट्स इसी दृढ़ निश्चय व इन्हीं फौलादी इरादों के साथ जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। If you look to the left and to the right of the quarterdeck, you will see the cadets manning the Jacob's ladder on the quarterdeck mast. These cadets belong to the first term of the academy. They will cheer the cadets of the passing out course. There'll be a fly pass to honor the success of the passing out course. It is this discipline and loyalty that the nation is proud of in every warrior, which are painstakingly developed and ingrained here at the National Defence Academy. National Defence Academy stands for traditions built over years of experience, with excellence through training and hard work. Culture growing out of such traditions has molded every generation of cadets in a uniform pattern. Ladies and gentlemen, in view of the solemnity of the occasion, we request you to remain seated while the passing out course cadets are in the process of taking formal leave of the academy. You're requested to leave the parade ground only after the reviewing officer and other senior dignitaries have departed. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि जब पासिंग आउट कोर्स के कैडेट धीरे चाल से क्वार्टर डेक से गुजरे, तब अपना स्थान तब तक न छोड़े जब तक मुख्य अतिथि प्रस्थान न करे। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet to triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken and stooped, but build them up with worn-out dudes. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, not lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it. And which is more you'll be a man, my son. Being an officer, above all, means being a leader of men. National Defence Academy is the ideal opportunity for young cadets to imbibe important aspects of leadership like courage, stamina, team spirit, physical fitness, mental toughness, and the will to win. This value system is very faithfully upheld by all the cadets of the academy. In fact, they tend to develop a motto which says, winning is not everything, it is the only thing. And so, we bid adieu to the 145th course, wishing them well in their journey ahead. Ladies and gentlemen, the Academy Cadet Adjutant and the Academy Cadet Captain are now approaching the quarterdeck. Ladies and gentlemen, if you look straight ahead, you'll see 3 Su-30 aircraft approaching the quarterdeck, bidding farewell to the passing out course.
fragrance in the air of the National Defence Academy is enough to raise a storm of nostalgia in the minds of not only its alumni but also those who have had a sojourn here. The passing out parade is thus not the end but a beginning. Ladies and gentlemen, this is your commentary team signing off. The members of the commentary team are Lieutenant Commander Sandhya Tiwari, Lieutenant Anushil Kumar, Dr. Anshu Shekhawat, Dr. Bhavna Singh, Cadet Mohit Kumar Mishra, Cadet Utsav Rai, Cadet Garvit Kohli, Cadet Jay